नमस्कार दोस्तों, मैं विरल आप सबका सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम और आप यहां पर जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन की तैयारी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कई सारे स्टूडेंटों का कॉल मैसेज आ रहा था कि सर जीआईसी प्रवक्ता की डेट आ चुकी है। आप लोगों के द्वारा सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही थी वह तो अच्छी चल रही है, लेकिन सर सामान्य अध्ययन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर सामान्य अध्ययन ऐसा लग रहा है कि सर ऊपर से चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोगों के साथ सीपीएस स्मार्ट क्लासेस तब तक आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीपीएस स्मार्ट क्लासेस को लगा कि लोगों को सामान्य अध्ययन में कुछ दिक्कत आ रही तो सीपीएस स्मार्ट क्लासेस की तरह सामान्य अध्ययन का एक बैच लाया गया है जो जीआईसी प्रवक्ता के उन 40 प्रश्नों का सॉल्व कराने की गारंटी लेता है जो यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता के द्वारा पूछा जाएगा। क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता का जो ये पेपर है वो यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के रख देता है। विगत पिछले वर्षों में देखा गया है कि यूपीपीसीएस का कोई भी ढंग सही से नहीं नापा जा सकता है। तो हम सब लोग कैसे जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न हैं उन सबको टैकल करें, इन सब के लिए हमारी सीपीएस स्मार्ट क्लासेस ने एक अच्छी सी टीम आप सबके लिए सामान्य अध्ययन के लिए तैयार की है और एक अच्छा सा कंटेंट जो उन 40 प्रश्नों को सॉल्व कराने की पूर्णतः गारंटी देता है और करीब 35 से 38 नंबर लाने की पूर्णतः संकल्प लेता है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर जो जीआईसी प्रवक्ता का सामान्य अध्ययन के बैच के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मैं अविरल आप सबको पॉलिटी के लिए 5 जो आपके एग्ज़ाम में करीब 5 से 6 नंबर के आने हैं उसके लिए पूर्णतः 5 से 6 नंबर को क्लियर कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पीछे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि जीआईसी प्रवक्ता, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता को यूपीपीसीएस इस बार कंडक्ट करा रहा है, हर बार कंडक्ट कराता था। तो यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम कराता है उसका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस जो अपना एग्ज़ाम कराता है, जो रियल एग्ज़ाम जो एसडीएम का एग्ज़ाम कराता है उससे मिलता जुलता है। सामान्य अध्ययन में वह हर चीज़ को कवर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। चूँकि हम लोगों के पास समय का अभाव है, हम सब लोग जानते हैं कि आज से करीब 60 दिन बचे हुए हैं। तो उन 60 दिनों में कैसे हम सब लोग एक अच्छे वेल परफॉर्म तरीके से अच्छे से हम सब लोग उन 40 प्रश्नों को सॉल्व कर पाए और हम सब लोग उन 40 प्रश्नों को पास करके जो हमारी प्री लेवल पास होना है उस प्री लेवल की परीक्षा को अच्छे से पास कर पाए। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी के लिए आप सब लोगों को गाइड करूँगा। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस जो पॉलिटी पूछता है वह हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेगी। जो मेन पॉइंट हैं, जैसे कि हम लोग पिछले साल के प्रीवियस पेपर देखते हैं, मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको टैकल करना है तो आप सब लोग उसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए कि क्या उसका पैटर्न रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चूँकि अब समय निकल गया है तो आपके द्वारा जो चीज़ काम नहीं किया गया था वह सीपीएस स्मार्ट क्लासेस के जितने भी अनुभवी टीचर हैं उन सबके द्वारा यह काम किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है उन सबका, किस पैटर्न पर प्रीवियस ईयर पेपर को पूछा गया था और किस आगामी पेपर जो आने वाले हैं उनको किस पैटर्न पर रखा जाएगा, इसकी भी एनालिसिस हो रहा है और हो चुका है। तो मैं और मेरी टीम आप लोगों को जीआईसी प्रवक्ता का जो सामान्य अध्ययन उसके 40 प्रश्न कवर कराएगी। आप उससे मैं अपना पॉलिटी चालू करूं उससे पहले आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जिन लोगों ने सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है उन लोगों से निवेदन है कि वह लोग सीपीएस स्मार्ट क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और उसमें सामान्य अध्ययन का जो स्टोर होगा उस पर क्लिक करने पर जो आपको सामान्य अध्ययन जीआईसी प्रवक्ता का जो बैच मिलेगा उसको बाई कर लें, परचेस कर लें और उसमें डेली 5 से 6 के बीच में आप सब लोगों को वो क्लासेस कवर कराई जाएंगी। तो जैसा कि आज या पहली क्लास है और हम लोग बहुत डिटेल में ना जाके उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारी यूपीपीसीएस पूछती आई है और आगामी परीक्षाओं में पूछने की कोशिश करेगी।
जो उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा है उसके आधार पर यह कंटेंट तैयार किया गया है। और आप सब लोगों से मैं यह इस बात की गारंटी लेकर कहता हूँ कि अगर इस कंटेंट से आप सबको, मैं जैसे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊँगा 5 से 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आने ही आने हैं। अगर इस कंटेंट से नहीं आए तो आप लोग खुद एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया गया है वह बेस्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। CP स्मार्ट क्लासेस की जो बेस्ट टीम है उसके द्वारा यह कंटेंट तैयार किया गया है और आप सब लोगों को डिलीवर किया जाएगा। उन प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा की जाएगी जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे पॉलिटी चालू करेंगे। तो पॉलिटी का जो विस्तृत ज्ञान है, जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग सब लोग पढ़ना चाहते हैं कि पॉलिटी को एक अच्छे वेलफॉर्म तरीके से पढ़ें, तो हम लोगों का जो UP PCS का जो UP RO ARO का जो बैच आने वाला है उसमें सही से, क्योंकि उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जान रहे हैं, तो उसमें सही से एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे कॉपी पे, माइंड में भी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो UP PCS GIC प्रवक्ता में पूछेगा। तो बिना किसी देरी के हम सब लोग यहाँ पर GIC प्रवक्ता के जो पॉलिटी का सिलेबस है वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पॉलिटी चालू कर देंगे। मेरा, जैसा कि मैं पढ़ाते आया हूँ, मेरा एक मानना है कि मैं जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखूँगा वो सब लोग आप लोग को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ में आप लोग यहाँ पर जो भी पूरी क्लास देखेंगे बिना धैर्यपूर्वक मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि धैर्यपूर्वक इस क्लास को कंटिन्यूअस पूरा देखिएगा। आप लोगों को आखिरी में जो आउटपुट लगेगा वो आप खुद दिमाग में आएगा कि हमने इस क्लास से क्या सीखा और हमारे साथ में आउटपुट क्या आया। मेरा मानना है मैं जो भी पढ़ाऊँगा एकदम फ्लो चार्ट से उन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं और आ चुके हैं। बिना किसी देरी के मैं चालू करता हूँ और आप लोग जस्ट खुद देखेंगे कि आप लोगों के जो दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा एक तरीके से। उन सारे प्रश्नों को टैकल करेंगे आप लोग इस कंटेंट के द्वारा। मेरे जो मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा जो UP PCS पूछेगी। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर पॉलिटी चालू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि UP PCS पॉलिटी से जो क्वेश्चन उठाती है, जैसे प्रीवियस ईयर GIC प्रवक्ता के क्वेश्चनों में देखा गया है कि वो संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा बनी थी, उससे क्वेश्चन उठाना प्रारंभ करती है। उससे पहले जो हमारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ते हैं। और जब पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा से वो क्वेश्चन उठाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर संविधान सभा के उन प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उन प्रत्येक पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन प्रत्येक पॉइंट्स के फैक्ट्स को देखेंगे जो UP PCS बार बार अपने क्वेश्चन में पूछती है। तो बिना किसी देरी के हम सब लोग आज संविधान सभा पे बात करते हैं। तो पहला आज हम लोगों का ये पॉलिटी का जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। तो जब हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान निर्माण की कहानी क्या थी, कैसे संविधान निर्माण हुआ, उसकी हम पूरी कहानी आज यहाँ पर देखेंगे कुछ मिनट में। ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करना है, उन पॉइंट्स पे को लेके आना, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है और आपके माइंड में समझाना है जो प्रश्न हम लोगों से आते हैं और आएंगे। पूरा एनालिसिस के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। तो चलो चालू करते हैं। तो पहले सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं संविधान निर्माण की कहानी। संविधान निर्माण की कहानी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीयों के द्वारा संविधान कब कब मांगा गया। हम भारतीयों की तरह संविधान कब कब मांगा गया उन सब चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग, सब हेडिंग डालेंगे कि भारतीयों द्वारा
संविधान निर्माण की मांग। हम लोगों की जो पहली हेडिंग हम लोगों के जो नोट्स में पड़ेगी बस संविधान, भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की मांग। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे हम लोगों को संविधान निर्माण की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने कैसे अंग्रेजों से माना। तो सबसे पहले जो बात उठी सर्वप्रथम जो हम बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई। सबसे पहले जो बीजे तिलक ने बात की 1892 में बीजे तिलक ने बात की। दूसरे नंबर पर जो बात की वह गांधी जी ने 1922 ईस्वी में दूसरी बार गांधी जी ने बात की। तीसरी बार जो हम लोगों ने बात की एमएन रॉय, जो हमारे समाजशास्त्री थे, इनको हम लोग बीए और एमए के सिलेबस में पढ़ते हैं। एमएन रॉय को, एमएन रॉय एक समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा यह मांग की गई। तो हम यूपीपीएससी कई बार इस फैक्ट्स को दोहरा चुका है कि एमएन रॉय द्वारा संविधान निर्माण की बात कब की गई। पहले ऐसे समाजशास्त्री जिनके द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई, तो उसका आंसर एमएन रॉय होगा यहाँ पर। तो जब 1934 में एमएन रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान निर्माण की बात की गई। चौथी बार जो हम लोगों की कांग्रेस ने, अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है या तो एक पर्टिकुलर एक महापुरुष, एक आदमियों के द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछते, कांग्रेस ने, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उस समय की, उसने कब संविधान निर्माण की बात की। तो कांग्रेस ने सर्वप्रथम जो बात की 1935 में कांग्रेस ने बात की। 1935 में कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग की। इन चार प्रश्नों से कभी भी अगर संविधान निर्माण की मांग पूछता है तो यही चार प्रश्न हैं जो हम लोगों को यूपीपीसीएस बार बार दोहराता है। इन चार क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग कब की गई। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम बीजे तिलक ने 1892 में संविधान निर्माण की बात की। उसके बाद पूछते हैं गांधी जी ने कब की। तो गांधी जी ने 1922 ईस्वी में की। एमएन रॉय जो समाजशास्त्री थे 1934 ईस्वी में उन्होंने संविधान निर्माण की बात की। और कांग्रेस 1935 ईस्वी में संविधान निर्माण की बात की अंग्रेजों से। अब हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा संविधान निर्माण की बात को कब स्वीकारा गया। यह क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीयों के द्वारा कब संविधान निर्माण की बात की गई। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं भारत के संविधान निर्माण की मांग को ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव, जो हम लोगों का अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें स्वीकारा था। ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आया था,
8 अगस्त 1940 को आया था, उसमें स्वीकारा था, में स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीयों के द्वारा कब कब संविधान निर्माण की बात की गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की जो मांग को ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को स्वीकारा। यह क्वेश्चन हम लोगों से कई बार पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अब यह क्वेश्चन हम लोगों से कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत में, मैंने पूरा कैटेगराइज बाद में कैसे आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए उस पर काम किया है। कि सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि भारतीयों के द्वारा कब कब मांग की गई। उसके बाद में भारत के संविधान निर्माण की मांग को ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में, ब्रिटेन के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया, में स्वीकार किया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में, भारत के जो संविधान बना वह किस योजना, कौन सी ब्रिटेन के द्वारा योजना लाई गई थी उसके द्वारा बना। यह क्वेश्चन हम लोगों से कई बार पूछ चुका है कि भारत में संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत में जो संविधान निर्माण बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया, वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा के आधार पर किया। तो हम लोग यह भी पॉइंट देख लेते हैं। चूँकि हम लोगों के पास समय कम है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के पास समय कम है, तो हम लोग जल्दी से उन सारे पॉइंट्स पे, बिना समय गवाए उन सारे पॉइंट्स पे बात कर लेंगे जो संविधान निर्माण से, संविधान सभा से पूछते हैं हम लोगों से। संविधान निर्माण से अगला जो पॉइंट पूछते हैं हम लोगों से कि भारत में संविधान का निर्माण, भारत में संविधान का निर्माण, भारत में संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। भारत में जो संविधान निर्माण हुआ वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। तो अगली हम लोगों के जो नोट्स में हेडिंग पड़ेगी वह होगी कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसमें हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना। अगली जो हम लोगों की हेडिंग है वो कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारी यूपीपीसीएस और अन्य सारे जो एजेंसीज हैं, जैसे एसएससी हुई, यूपीपीसी, यूपी हुई, ये सारे कौन कौन से पॉइंट्स पूछती है जो हमारे जीआईसी प्रवक्ता, जैसे कि जो इस हम लोग क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि कैबिनेट मिशन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो इससे पहले हम तो लोग को देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। हम लोगों से सदस्य पूछता है कि कौन कौन से सदस्य थे। इन सब बातों पे जो इम्पोर्टेंस हैं बस उन्हीं बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि भारत में संविधान का जो निर्माण है, संविधान का जो निर्माण है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। उन कैबिनेट मिशन योजना क्या थी उस पर सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, उन 3 सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यह पॉइंट देख लिया, क्योंकि हम लोगों के पास बोर्ड कम है इसलिए हम लोगों को ऊपर मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ऊपर
इसमें तो देखते हैं कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन से सदस्य आए थे। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 सदस्य आए थे। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से 3 सदस्य थे? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष के रूप में आए थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष से। दूसरे जो आए थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरे जो इसमें सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमारा संविधान की बात की गई। संविधान का आधार जो था कैबिनेट मिशन योजना था, उसका नाम कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड एबी अलेक्जेंडर। इन्हीं तीनों लोगों ने कहा कि संविधान का निर्माण, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो 3 सदस्य आए थे वो उन लोगों को देख लिया। तो पहले जो 3 सदस्य जो आए थे उसमें जो पहले जो थे पैथिक लॉरेंस, जिन्होंने अध्यक्ष थे, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी। अब हम लोग इस देखते हैं कि ये कैबिनेट मिशन जो आया, जो हमारे पॉलिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ये किस लिए पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में किस लिए ये आया, हम लोग इसे किस लिए पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन जो आया, कैबिनेट मिशन योजना ने हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना। तो हम लोगों ने उसमें जानना कि ये 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ने इस मिशन की अध्यक्षता की थी। और अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था आने का। पॉलिटी में हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यूपीपीएससी से क्यों क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसमें 16 मई, कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने, जो कैबिनेट मिशन आए थे, तीनों अध्यक्ष थे, इन लोगों ने सार्वजनिक तौर पर, ये बात नोट कर लेना कि सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होगा। क्या कहा था कि सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा
तैयार किए। तैयार किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूपीपी से जो प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, इसमें इसके जो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके थ्रू पे हम लोग कैबिनेट मिशन को पढ़ लिया। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स बनते हैं, 3 पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि यह कब आया, इसके अध्यक्ष के नाम कौन कौन से थे और इसका उद्देश्य क्या था। तो हम लोगों ने जाना कि यह कब आया। तो हम लोग जानते हैं कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके 3 अध्यक्ष थे। पहला एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा हम लोग जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। हम लोगों ने जाना कि कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि भारत का संविधान सभा के द्वारा तैयारियां बनाया जाएगा। हम लोगों ने यह 3 प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग जो आगे के पॉइंट्स देखेंगे, आज हम लोग यहाँ पर संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के जो आगे के पॉइंट्स होंगे उन लोगों को हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ कि इसको पॉलिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में हम लोग यहाँ पर यूपी जो आरओ की वैकेंसी आई हुई है उसका जो बैच चलेगा उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे जो उद्देश्य क्या थे, किसने भेजा, सफलता क्या थी, असफलताएँ इसकी क्या थी, किसने स्वीकारा, किसने नकारा, इन सब चीज़ों की डिटेल चीज़ें हम लोग यूपीपीसीएस जो यूपी की आरओ वैकेंसी है उसमें पढ़ेंगे। उसका जो हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसका उसका सिलेबस दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। हम लोग इसमें जीआईसी प्रवक्ता के तौर पर जीआईसी प्रवक्ता की कौन कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो हम लोग आगे देखते हैं कि संविधान सभा, हम लोगों ने देख लिया कि संविधान सभा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा में भारतीयों की तरह कब मांग उठी, ब्रिटेन ने कब स्वीकारा। तीसरा हम लोगों को किसके थ्रू बना, तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना। तीसरा हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना को देखा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अपनी संविधान सभा, हम लोगों की जो संविधान सभा बनी वह कैसे बनी, उसको हम लोग आज की जो संसद है, ठीक, किसी को समझने के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि हम लोगों को किसी ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना है, तो ब्रिटेन के इतिहास के तौर पर समझिए, लेकिन हम लोग चूँकि इंडिया के थ्रू समझना चाहिए, तो हम लोग काफ़ी समय तक दिमाग में रहता है, हम लोग उसको कभी नहीं पढ़ते। और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा बस उद्देश्य यही कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें रहनी चाहिए। चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे हिसाब से रहनी चाहिए कि मैंने पढ़ाया और आपके दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। कैसे वो चीज़ें, यहाँ पर आपको डेमो लेके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे चीज़ों के हम लोग कैसे पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसी चीज़ को थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। बस पढ़ते तो सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं सब लोग, मेरे को साथी हैं दिन रात एकदम हार्ड वर्किंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी देखनी चाहिए कि हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे करें। स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ते सभी संविधान सभा को सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन संविधान सभा को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन पढ़ रहा है, इस चीज़ पे देखना है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं कि आज के संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा, जिस पे आज हम लोगों की मेन हेडिंग थी संविधान सभा, उसको देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर संविधान सभा की बात करेंगे कि हम लोग की जो मेन हेडिंग जो हमने शुरुआत में डाली थी कि संविधान सभा, संविधान जो हम लोगों की मेन हेडिंग पड़ी थी संविधान सभा, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा में सदस्य संख्या क्या थी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे संविधान सभा की। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा जो हम लोगों की बनी थी उसमें कितने सदस्य थे। तो हम लोगों ने देखा कि सदस्य की संख्या हम देखेंगे। हम लोग यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या देख रहे थे। सदस्य संख्या
तो हमारी सदस्य संख्या थी 389। कुल जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 थे। उसमें से जो 389 को जो कैटेगराइज हुआ था उसमें तो एक थी निर्वाचित, दूसरी थी मनोनीत, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित 296 लोग निर्वाचित हुए थे और जो हमारे 93 लोग थे वो देसी रियासतों से, जो राजा रजवाड़े लोग हुआ करते थे उस समय के, भोपाल के नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, इस तरीके से जो नवाब हुआ करते थे, देसी राजा लोग हुआ करते थे, उनकी रियासतों से मनोनीत हुए थे। देसी रियासतों से 93 लोग मनोनीत हुए थे। अब हम लोग पढ़े यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि 296 लोग थे, इन लोगों की जो निर्वाचन हुआ था वह कैसे हुआ था। तो इसमें से जो थे 11 प्रांतों में हुए थे, प्रांत में, और जो 4 प्रांत बचे चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। जैसे आज के हम लोग यूनियन टेरेटरी जैसे हुए, उस तरीके से चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वहां से आए थे। चीफ कमिश्नर, चीफ एक कमिश्नर, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए हुए थे। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया, तो वैसे इतना डिटेल में जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं। हम लोगों ने बस एक कैटेगराइज देखा कि हम लोग ये पढ़ते रहते 389 सदस्य कैसे सदस्य, इन सब चीज़ों को मैंने 2 भागों में बांट के देखा। तो 389 सदस्य कुल थे, उसमें से निर्वाचित 296 और मनोनीत 93 लोग देसी रियासतों से मनोनीत थे। 4 कमिश्नरी प्रांत से थे, 11 प्रांतों से थे, जो हमारे राज्य लोग बटे हुए थे, जो ब्रिटिश के अधीन थे। तो 4 प्रांत थे, उसमें से हम लोग देखते हैं। पहला तो एक दिल्ली था, दूसरा जो था कुर्ग, फिर था बलूचिस्तान, और एक जो पॉइंट बचा वह था अजमेर। एक अजमेर के 4 ये जो थे 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए हुए थे, और 11 प्रांतों से आए थे। इनको मिलाकर 296 निर्वाचित हुए थे, इन दोनों को मिला के, और 93 मनोनीत हुए थे। मनोनीत वो सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन नहीं होता है, मतलब इनका चुनाव नहीं होता है, या सीधे डायरेक्टली तौर पे आते हैं, वो चीज़ मनोनीत में आते हैं। 93 मनोनीत हुए थे, इनको मिलाकर 389 थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोग इसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आज की जो हम लोगों की संसद है, हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास बोर्ड की जगह कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं कि जो 389 से उस समय 389 थी, जो आज की जो संसद है हम लोगों के पास, भाई वर्तमान की जो संसद है जिसको मोदी सरकार अभी चला रही है, जो संसद है इसमें 790 कुल सदस्य बैठते हैं। इसमें 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा 2 सदन बटे हुए हैं। 2 सदनों में जो आते हैं 545 इसके मेंबर हैं और 245 इसके मेंबर हैं। राज्यसभा के मेंबर 245 हैं। ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कैटेगराइज वाइज में, जैसे हम लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर रफली फिगर देख रहे हैं इस चीज़ का। तो उसमें जो निर्वाचित आते हैं, उसमें भी मैंने निर्वाचित और मनोनीत बताया था, इसमें भी निर्वाचित और मनोनीत, और इसमें भी मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो 543
निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, और 2 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में जो होते हैं 233 राज्यसभा में निर्वाचित आते हैं, और जो 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से 6 जो क्षेत्र हैं उनसे नियुक्ति करता है। हम लोगों ने यह चीज़ देख ली। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर इनको निर्वाचित को मिलाते हैं तो 776 मेंबर होते हैं। कट गया है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, 776 776, और इनको मिलाते हैं, मनोनीत को मिलाते हैं तो 14 सदस्य, और इन दोनों को मिलाते हैं 790 सदस्य हम लोगों की संसद में बैठते हैं। हम लोगों ने यह चीज़ देख ली, संविधान सभा को देख ली। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान सभा का जो निर्माण। संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। संविधान सभा का निर्माण देख लें, कितने सदस्य आए थे, कहाँ से, कितने का निर्वाचन हुआ, यह सब फिगर जो जिस डिजिट है ना, इन सब चीज़ों को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। टू द पॉइंट पूछता है हम लोगों से यूपीपीसीएस, जब भी पूछता है पॉइंट पूछेगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोगों को संविधान सभा की एक सीट का जो निर्धारण हुआ था 10 लाख, यह हम लोगों को फिगर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। यह फैक्ट्स हम लोगों से पूछता है। एक सीट का निर्धारण जो हुआ था वो 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था। दूसरी बात यह थी कि संविधान सभा में मुख्यतः 3 वर्ग आया करते थे। 3 धर्म के लोग उस समय संविधान सभा में बैठते थे, और 3 धर्म के लोग जो थे मुख्यतः 3 धर्म थे। पहला तो जो हम लोगों के जो थे मुस्लिम, सिख और दूसरा सामान्य वर्ग जो हम लोगों का हिंदू वर्ग हुआ करता था वो। हिंदू, ये 3 वर्गों में सदस्य हुआ करते थे। पारसी भी थे कई सारे, लेकिन उसमें से एक ज़्यादा नहीं थे। जैसे हमारे PH मोदी साहब थे, इस तरीके से कई लोग जो थे कई अलग अलग कैटेगरीज में आते थे, लेकिन जो मेन जो लोग थे वो लोग 3 ही कैटेगरी से आते थे, जिसकी ज़्यादा संख्या थी। तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो निर्वाचन हुआ था वह अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं। राज्य की जो विधानमंडल हुआ करते थे वहाँ से उनका निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली को मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, आने वाली वीडियोस में। प्रत्यक्ष, इसका ओवरव्यू छोटा सा कर देना चाहूँ। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वह होती है जो जनता के द्वारा किसी को चुना जाता है प्रत्यक्ष तरीके। जैसे हमारा जो वो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो चीज़ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं, जिसको हमने चुना है वो किसी और को अगर चुनेंगे तो वो अप्रत्यक्ष प्रणाली। जैसे हम लोगों का राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट तो नहीं चुनते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। इसलिए जो संविधान सभा के सदस्य थे वह भी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में आते थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन जो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। प्रांतों के जो विधानमंडल थे वहाँ से चुने गए थे। दूसरी बात जो था कि जो मनोनीत सदस्यों का मनोनयन जो था, जो मनोनीत सदस्य थे, जो हमने बताया था कि जो देसी रियासतों से जो मनोनीत होके आए थे, उनके जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने जिसको भेजा उन्हीं लोगों का वहाँ पर चयन हुआ। अगर वो स्वयं आए तो वो स्वयं आए, अगर उनके यहाँ से कोई मंत्री भेजा गया तो वो मंत्री वहाँ पे आया। मतलब उन्होंने जिसको एक व्यक्ति को भेजा वो लोग वहाँ पर संविधान सभा में आए। ये लोग हम लोग पॉइंट देख लिया कि कौन कहाँ से आए। जो निर्वाचित आए थे उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, और जो देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे वो राजा के ऊपर था कि राजा वहाँ का किसको भेजता है। फिर संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 तक संपन्न हो चुके थे। जुलाई
अगस्त 1946 तक संपन्न हो चुके थे। यह डेट हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे की जितनी भी डेट्स आएंगी उन सबसे एक कोऑर्डिनेटेड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस डेट को लिखा है। इस डेट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह डेट कभी पूछी नहीं है, लेकिन आगे जो डेट आएंगी वहाँ से यहीं से वो डेटें चालू होंगी, इसलिए इस डेट को लिखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के कितने लोग थे और मुस्लिम लीग के कितने लोग थे। सारी कहानी तो यहीं बैठ गई कि कांग्रेस वाले अलग हो गए, मुस्लिम लीग वाले अलग हो गए, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते थे कि वो इतनी आसानी से तो नहीं देना चाहते थे हम लोगों को आज़ादी। कोई तो पॉइंट्स होना चाहिए जो ब्रिटेन की संसद में डिस्क्राइब होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोगों को दे के गए। तो हम लोग जो कांग्रेस थे, कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 208 कांग्रेस को मिली और 73 जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली हम लोगों ने। अच्छा, जब मुस्लिम लीग को कम मिली तो उन्होंने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार भी किया। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस पार्टी ने किस तो हम लोगों ने यहाँ पर संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी सबकी बात कर ली। अब हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे यूपीपीसीएस प्रवक्ता में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सब लोगों के जो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो कि इसका हम लोग देखते हैं कि जो अध्यक्ष से रिलेटेड है कि संविधान सभा में अध्यक्ष कौन कौन बने। कल मैं आप लोगों को एक संविधान सभा से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण तिथियों पर चर्चा करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट तिथियां थीं जो हमारे संविधान सभा से रिलेटेड पूछी जाती हैं यूपीपीसीएस में। उनको मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अध्यक्ष कौन कौन थे। तो हम लोग अध्यक्ष से रिलेटेड जब भी कोई डाउट आता है तो हम लोग देखते हैं कि आज हम अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उनको सबको क्लियर करते हैं यहाँ पर। जैसे एक हमारा आता है अस्थायी अध्यक्ष। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, दूसरे नंबर पे आता है कि अंतरिम अध्यक्ष कौन था, अंतरिम अध्यक्ष। तीसरा हम लोग आता है कि प्रथम अध्यक्ष। जब भी इन तीनों से क्वेश्चन आए तो हम लोग ये देखते हैं कि यह सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे। एक हम लोगों का जो पॉइंट्स आता है वो आता है कि स्थायी, जब भी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में स्थायी अध्यक्ष दिख जाए तो उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो ये जो हुआ, या जो हम लोगों ने देखा कि अध्यक्ष के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे इन सबको देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए हम लोग बताए ना कि पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पूछ लिया अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अंतरिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। हम लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। तीसरी बात हम लोगों को जो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स संविधान सभा से रिलेटेड हैं वह है संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या अगर पूछे, महिला तो 12 सदस्य महिला थी। महिला की 12 सदस्यों सदस्य संख्या थी। तीसरी बात हम लोगों से पूछते हैं कि संविधान में कुल अधिवेशन कितने हुए। तो अधिवेशन में हम लोग देखते हैं कि 11 + 1, एक मिनट पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ कि 11 + 1 हम लोगों के अधिवेशन हुए। कैसे हुए? कुल अधिवेशन
कुल अधिवेशन जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं 11 + 1, 24 नवंबर 1949 तक 11 हुए और एक जो हुआ 24 जनवरी 1950। 24 नवंबर 1949 अच्छा ये हुआ ये 26 नवंबर 26, ये हुआ 24 जनवरी 1950। 1949 तक ये हुए और एक जो हुआ जो 24 जनवरी 1950 जो लास्ट बैठक थी वह 1950 से। इस तरीके से हम लोग पूछते हैं कि जो हम लोगों के जो अधिवेशन संविधान निर्माण के लिए जो हम लोग संविधान निर्माण, क्योंकि जो आखिरी वाला जो हम लोगों का हुआ था अधिवेशन जो हुआ था उसमें निर्माण नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकार हुआ था। तो जब हम लोग कुछ पूछता है कभी कभी क्वेश्चन होता है कि संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए, तो हम लोगों को ध्यान रखना है 11 हुए। और जब कुल अधिवेशन पूछे तो हम लोग देखते हैं 11 + 1 मतलब 12। यहाँ पे एक बात समझ गए आप लोग कि संविधान निर्माण से पूछे तो हम लोगों को देखना है कि संविधान के निर्माण के कुल पूरे होते हैं 12 और जो संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए तो वो 11 होते हैं। इस पॉइंट को भी हम लोग देखिए। अब समझ सकते हैं संविधान का स्वरूप कैसा था। संविधान के स्वरूप पे चर्चा कर लेते हैं। संविधान का स्वरूप क्या था? संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप क्या था? तो सबसे पहले तो उसमें प्रस्तावना थी, प्रस्तावना। दूसरा जो हम लोगों का था अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको कहते हैं, कितने थे? 395 आर्टिकल थे। तीसरा जो थे भाग, जिसको हम लोग पार्ट कहते हैं, तो 22 भाग थे हमारे मूल संविधान में, जो हम लोग को ओरिजिनल संविधान बना था उसमें। और जो अनुसूची है, जो शेड्यूल थे, तो अनुसूची जो थी हम लोगों के पास 8 मूल अनुसूचियाँ थी। उसके बाद हम लोगों ने से देखा कि संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद में आज कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे 25 भाग हैं, जैसे आर्टिकल 400 प्लस हैं, 450 के करीब हो चुके हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि संविधान का स्वरूप क्या था, मूल संविधान का स्वरूप क्या था। तो संविधान की कुछ विशेषता है कि जो अपना संविधान है वो सबसे पहला लिखित और विस्तृत संविधान है। पहला जो हम लोगों का संविधान है वो लिखित और विस्तृत संविधान है। दूसरा है कि हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा था। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था। चूँकि वह दादा है और दादा का तो होगा ही होगा, तो 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी से बनाया गया और 1789 ईस्वी में 2 साल बाद उसको स्वीकार लिया गया, मतलब लागू कर दिया गया। तो दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का माना जाता है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका को ही माना जाता है। यह भी पॉइंट्स है कि दुनिया का सबसे छोटा जो संविधान है वह भी अमेरिका को ही माना जाता है। दुनिया है। दूसरा प्रश्न जो हम लोग बनता है कि एशिया का पहला लिखित संविधान किसका है। इस पॉइंट को हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम में देखा गया कि एशिया का पहला लिखित संविधान क्या था। तो एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का था। जापान का सबसे पहला एशिया में लिखित संविधान था। ठीक है। और जो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन हम लोगों की गुलामी, ब्रिटेन की हम लोग सब लोग गुलाम रहे। तो ब्रिटेन का जो है वो है लिखित नहीं है, हम लोगों ने लिखा है, वह अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। यह भी एक फैक्ट्स है कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। एग्जाम में पूछा गया है ब्रिटेन का अलिखित संविधान कल
हम लोग यह देखेंगे कि संविधान की महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन थी, कब कौन अध्यक्ष बना, कब कौन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। अंतरिम सरकार तो आज हम लोगों ने देख लिया, कब कौन अगर जो हम लोगों का नेहरू का जो रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की प्रस्तावना कब बनी, बहस कब हुई, इन सब चीज़ों पे जो क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, छोटी सी जो प्रारूप है वो हम लोग कल देख लेंगे। संविधान सभा की कौन कौन सी प्रारूप है, आज मैंने जो पॉइंट्स आप लोगों को बताए यह सब किसी न किसी एग्जाम में यूपीपीएससी के साथ जो कंडक्ट कराए गए उनमें से मैं पूछे गए हैं। और जो आने वाले जैसे कि यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके सबके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता, चूँकि हम लोग आज जीआईसी प्रवक्ता के लिए देख रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपी स्मार्ट क्लासेस की जितनी भी टीम है, जितनी भी हम सब लोगों की जो टीम है, जो हम लोगों ने सर ने जो सामान्य अध्ययन के लिए जो 40 प्रश्नों के लिए जो आप लोगों के लिए बनाई है जो टीम, उन सब ने अपने विषय पे खास मेहनत की है। इस सब चीज़ों के लिए हम सब लोगों ने इतना प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, एनालाइज किया है कि एक भी प्रश्न अगर कहीं से आ गया है तो उसको हम लोगों ने हेडिंग अपने डाला है, उस पर नोट्स तैयार किए हैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट डाला है कि आप लोग 60 दिनों में पूरी तैयारी जीत ले। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हम लोगों को जीतना है और जीतेगा वही जो लड़ेगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। शून्य से शिखर तक इस क्लास में चलने का प्रयास किया जाएगा। छोटी सी पॉइंट से उठा के आप लोगों को यूपीपीएससी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आज यहाँ पे पॉलिटी की क्लास को डिस्क्राइब किया, देखा कि पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आज अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और आपको कल से इस क्लास में और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होंगी, कि आज हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया। आज हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ें जान रहे थे जो चीज़ें हमेशा ऑलरेडी हम लोग जान रहे थे या फिर जान चुके थे। हम लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की। ज़्यादा हम लोगों को जो विस्तृत जानकारी है वो हम लोग आर ओ के बैच में क्लियर करेंगे। आर ओ के बैच की जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। उसमें भी पॉलिटी या इकोनॉमी जिससे क्लास चालू होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग उसको बाय कर लें। और उससे पहले जीआईसी प्रवक्ता के जो 40 प्रश्न हैं उनको क्लियर करना है और हम लोगों को प्री को अपनी मुट्ठी में करना है। प्री क्लियर करेंगे तभी ना हम लोग मेंस से पहुंचेंगे। तो हम लोगों को मेंस की तैयारी के साथ साथ पहले प्री में देखना है कि 40 नंबर कैसे क्लियर करें। तो आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ और आपको कल संविधान सभा का जो छोटा सा हम लोगों का इंट्रोडक्शन बचा है उसको क्लियर करने के बाद में अगला जो टॉपिक है वो हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा और सीपी स्मार्ट क्लासेस के जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सामान्य अध्ययन का बैच परचेज कर लीजिएगा। बाकी आगे की जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। धन्यवाद।